नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति में आज 3 बड़े घटनाक्रम हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ बाहुबली नेता अनंत सिंह की जेल से रिहाई, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बड़ा हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को एक बताया और निशांत कुमार की योग्यता पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। और तीसरी तरफ महागठबंधन के विधायक आईपी गुप्ता का बयान, जिसने एनडीए में जाने की अटकलें तेज कर दी है। तो क्या बिहार में एक साथ कई राजनीतिक बदलाव होने वाले हैं? इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम लोग अनंत सिंह को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो है वो चर्चा बाहुबली नेता अनंत सिंह की ही हो रही है। आज जेल से उनकी रिहाई होने वाली है और इसके साथ ही मोकामा से लेकर पटना तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासी हलचल जो है तेज है। उनके जो साथ वाले हैं, उनके जो जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं मोकामा में, सब लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका प्रभाव सिर्फ एक क्षेत्र तक वैसे तो सीमित नहीं रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में अभी लीडरशिप में चेंजेस होने वाले हैं, उस वक्त अनंत सिंह की रिहाई का ये मामला कहीं कोई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, या जिस तरह से अनंत सिंह का क्या क्या मामला था, और आप पूरी खबर बताइए। जी देखिए, आपको याद ही होगा कि जब राज्यसभा का मतदान हो रहा था, उस समय अनंत सिंह आए थे विधानसभा और वो बोले थे कि बहुत ही जल्द मुझे जमानत मिल जाएगी, और वैसा ही हुआ। पटना हाई कोर्ट की एकल पीठ, रुद्र प्रकाश मिश्रा की जो एकल पीठ थी, उन्होंने अनंत सिंह को सशर्त जमानत दी है। शर्त में रखा गया है अदालत की ओर से कि अगर वो गवाह को धमकाने या किसी तरीके से प्रभावित करने का अगर उन पे आरोप तय होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। और इस मसले को लेकर, दुलारचंद हत्याकांड के मसले को लेकर कोर्ट में जब जब सुनवाई हो, तब तक उन्हें अदालत में सशरीर उपस्थित रहना पड़ेगा। इन्हीं शर्तों के साथ उनको जमानत दे दी गई है। बीच में जो ईद की छुट्टी थी, इसके कारण जो कागजी तौर पे जो औपचारिकताएं होती हैं वह नहीं हो पाया था, इसीलिए वो जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। आज उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, शाम शाम तक आ जाएंगे। उनके आने के बाद उनके समर्थकों में एक अजीब किस्म का जोश है। ये जोश, हार्दिक अनंत सिंह हालांकि कई बार कई मामलों में जेल जाते हैं, रिहा होते हैं, और हर बार उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों में जोश होता है, लेकिन इस बार का जोश थोड़ा अलग है। इस बार का उनका रिहाई का जोश चुनाव जीतने वाले जोश के समान है। इसीलिए पटना आज जब वो अपने सरकारी आवास पे आएंगे, वहां बड़े धूमधाम से खोज की और उनके आवभगत की तैयारी हो रही है। मीडिया खबरों के अनुसार लगभग 3 लाख रसगुल्ले बने हैं और उनके समर्थकों का बड़ी तादाद में जमा होने की संभावना है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कल वो जाएंगे, बरैया जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, मोकामा में रोड शो होगा, बरैया में जो मंदिर है माता का, वहां दर्शन करेंगे, रोड शो होगा। तो इस तरीके से उनके जेल जाने के बाद ही चुनाव हुआ, उनकी जीत भी हुई, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनकी उपस्थिति में जो जश्न नहीं मना पाए। और खासकर जिस तरीके से आपको याद होगा कि दुलारचंद की हत्या हुई थी, उसके बाद एक खास जाति विशेष को जिस तरीके से गाली दी गई थी लगातार, उसके बाद बिहार की राजनीति की जो तासीर बदली थी, उसी की प्रतिक्रिया इस उनके आगमन का जो जिस तरीके से तैयारी की गई है, तो उसमें देखने को मिलता है। उनके आगमन की तैयारी, जिस तरीके से उनके रोड शो की तैयारी हो रही है, हजारों लोग उनके रोड शो में शामिल होंगे। पूरा जो मोकामा का क्षेत्र है वो अलर्ट पे आ गया है। तो ये उनके अन्य जो जेल में जाने के बाद जो रिहाई होती है उससे थोड़ा अलग है। और उनका जो उनके आगमन की जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, तो उसके प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं मोकामा में कोल्ड वार वाली सिचुएशन हो चुकी है। जो जितने भी उनके प्रतिद्वंदी हैं, जैसे सूरजभान सिंह का खेमा है, दुलारचंद का खेमा है, छोटू मोटू, एक अजीब किस्म का कोल्ड वार जैसी संभावनाएं हो चुकी हैं। और उन लोगों का बयान भी आ रहा है, जैसे दुलारचंद के पोते का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कहीं अनंत सिंह हमारी हत्या न कर दे। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सोनू मोनू ने एक व्यक्ति से बात करते हुए उस पे हमला करने और अनंत सिंह पे हमला करने की बात कही है। और उस व्यक्ति पे सोनू मोनू ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अनंत सिंह से उनकी मुखबरी की है।
तो इस तरीके से एक माना जा रहा है कि जब वो आएँगे तो क्या होगा? जिस तरीके से दुलारचंद की हत्या में वो जेल चले गए, तो क्या दुलारचंद के जो परिवार वाले हैं, उनके साथ क्या कोई अलग किस्म का गैंगवार होगा? सोनू मोनू का क्या होगा? क्योंकि इस तरीके से एक एक समझिए कि वहाँ के जितने भी छोटे-मोटे बाहुबली हैं या जितने भी लोग हैं, वो सब लोगों में एक अघोषित तरीके से तनाव फैल चुका है और मोकामा में दशकों पुराना आपसी वर्चस्व की कई कहानियाँ हैं और उनमें अनंत सिंह उसके सबसे अधिक सफल माने जाते हैं, सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। ऐसे भी जब अनंत सिंह कहीं मौजूद होते हैं, तो जितने भी अन्य बाहुबली होते हैं जिनको आम बोलचाल की भाषा में रंगदार भी बोलते हैं, वो उन लोगों की जो कार्यशैली होती है, वो कहीं न कहीं ढक जाती है। तो देखने वाली बात होगी कि अनंत सिंह के आने के बाद मोकामा का जो रंगदारों का या जो तथाकथित अपराधियों का जो समीकरण है, उनका जो आपसी जो साठ-गाँठ है, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और खासकर इस चुनाव में जो उनके प्रतिद्वंदी रहे, सूरजभान सिंह, उनके खेमे का और अनंत सिंह के खेमे के बीच में किस तरीके का संबंध आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब वो जेल में थे, तो जेल में ही एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप भी हुआ और मुकदमे भी दर्ज करवा गए थे एक-दूसरे के समर्थकों के द्वारा दूसरे पे। तो ये और यही कारण है कि मोकामा का जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट पे है। जी। सर, जी। प्रशांत किशोर का एक बार फिर बयान आया, उसके बाद बिहार की राजनीति में बहस छिड़ गई। नीतीश कुमार लालू यादव को उन्होंने एक जैसा बताया और मेनली मैं कोट करना चाहूंगी क्योंकि प्रशांत बोले कि नेता चाहे समाजवादी हो या भाजपाई, यंग हो या ओल्ड, अगड़ा हो या पिछड़ा, नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता कर रखी है। नेता का बच्चा कभी बेरोजगार नहीं रहेगा, मजदूरी नहीं करेगा, आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए। और उसके बाद उन्होंने निशांत कुमार की योग्यता पर भी सवाल उठाए, वंशवाद बनाम क्षमता की बहस इसमें छिड़ गई। ऐसे में ये बयान सिर्फ आलोचना है, क्या है, कोई रणनीति है? जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार वार कर रहे हैं नीतीश काल लालू काल के बारे में, उन्होंने कंपेयर कर दिया है दोनों को। देखिए सैद्धांतिक तौर पे तो प्रशांत किशोर का जो आरोप सत्य है क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आए हैं, लेकिन उनका राजनीति में जैसे तेजस्वी जी का आना, चिराग पासवान का आना, उनसे बिल्कुल ही भिन्न है। इसका कारण ये है कि वो लोग, उनके पिता जब राजनीति में सक्रिय थे, उनका दबदबा था, उस समय वो आए और पिता ने राजनीति में आने का एक तरीके से प्रशिक्षण भी दिया। इससे बिल्कुल अलग हटके निशांत कुमार का राजनीति में आना है। निशांत कुमार जब की जो यात्रा निकल रही है, कई घूम रहे हैं और एक सच्चाई है, भले ही इसको कोई सार्वजनिक तौर पे स्वीकार करे ना करे, वो सच्चाई नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है। तो नीतीश कुमार अपनी राजनीति की अंतिम पारी में हैं और उस समय निशांत कुमार आए हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को बीच में ही लेके आ गए। दूसरी बात ये है कि वो आए हैं, उनके जो पार्टी के बड़े नेता हैं या कई बड़े पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों की एक अजीब किस्म की मांग थी उनको आने की। खासकर तब जब नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात मीडिया में आई, तो निशांत कुमार के राजनीति में आए हैं। अगर प्रशांत किशोर की इस बात को वंशवाद की बात हम करेंगे, तो वंशवाद में यही होता है कि पार्टी के दूसरे नेताओं को उभरने नहीं दिया जाता और ऐसा इसलिए ताकि अपने परिवार या अपने पुत्र को आने के लिए जो जगह है वो रिक्त रहे। प्रशांत किशोर स्वयं राजनीति में, बिहार की राजनीति में लगभग 3 साल से हैं। पहले वो अपनी पदयात्रा के जरिए थे और उसके बाद वो जन स्वराज पार्टी के बैनर तले थे। एक सवाल प्रशांत किशोर से भी उठ सकता है कि पिछले 3 सालों में, यानी अपनी पदयात्रा से लेकर के और बिहार की जब चुनाव था विधानसभा तक, अपनी पार्टी में किस नेता को आगे बढ़ाया है? प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में किस नेता को आगे बढ़ाया है? उनका सेकंड रैंक का नेता कौन है? तो सवाल सिर्फ वंशवाद का ही नहीं होता है। पार्टी में अपने चेहरे को ही फोकस रखना और पार्टी में किसी दूसरे राजनेता के चेहरे को नहीं उभरने देना, ये भी कहीं ना कहीं वंशवाद का ही एक हिस्सा होता है या वंशवाद जैसा ही होता है। तो इससे कोई अछूता नहीं है, लेकिन मैं नीतीश कुमार को इससे बिल्कुल अलग मानता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार इस समय राजनीति में हैं, वो अभी मुख्यमंत्री हैं और निशांत कुमार उस वक्त आए, लेकिन इस सत्य से तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है कि नीतीश जी अपनी राजनीतिक जीवन के अंतिम पारी में है और उस वक्त निशांत कुमार आए हैं
और वो जिन नेताओं के साथ मिल रहे हैं, जहां बैठक कर रहे हैं, जहां प्रवक्ताओं के साथ बात कर रहे हैं, वहां कहीं भी नीतीश कुमार नहीं है। ये कोई नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में आने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, यह पूरा बिहार जानता है कि पिछले साल भर को छोड़ करके नीतीश कुमार तो 2005 से मुख्यमंत्री हैं। निशांत कुमार यही साल 1.5 साल पहले से ही मुख्यमंत्री आवास में रहना शुरू किए हैं। इससे पहले तो उनका जो अपना पैतृक घर पटना के कंकड़बाग के इलाके में था, वहीं रहते थे। तो निशांत कुमार का रहन सहन और निशांत कुमार जिस तरीके से सार्वजनिक या सामाजिक जीवन से में न रह करके वो आध्यात्मिक जीवन में थे, ये कोई आरोप मुझे नहीं लगता है कि अगर आप सिर्फ राजनीतिक तौर पे हमलावर हैं, अगर आप व्यवहारवादी राजनीति की बात करें, तो कोई नीतीश कुमार पे यह आरोप नहीं लगा सकता है कि उनका बेटा, उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में लाया है। हाँ, देखिए, कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, उसकी एक व्यवस्था होती है। अगर उनके या उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में ना आए, तो आपसी वर्चस्व की जो एक अघोषित लड़ाई होती है पार्टी के अन्य नेताओं में, उसी में पार्टी बिखर जाती है। तो ये एक क्षेत्रीय पार्टियों का डिमांड भी है। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में वंशवाद का बढ़ावा दे रहे हैं। ये जदयू की मांग है। अगर निशांत नहीं होते, देखिए, अगर आज बीजेपी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार उसमें एक अहम किरदार है। बीजेपी की अपनी बहुमत नहीं है। बिहार में भी 2020 से ठीक विपरीत नीतीश कुमार यानी जदयू की 85 सीटें हैं। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि पहले से ये तय नहीं था कि जदयू का उत्तराधिकारी कौन है, जदयू का भविष्य कौन है। अगर निशांत कुमार 2 साल 2.5 साल पहले आते, या कम से कम इस विधानसभा चुनाव से पहले आते, वो 2025 के शुरुआती महीनों में ही आ जाते, तो मुझे लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए तैयार ही नहीं होती। ठीक वैसे ही तैयार नहीं होती। अगर नीतीश कुमार चाहते कि हम राज्यसभा में जाए, तो भी बीजेपी वैसे तैयार नहीं होती जैसे 2020 में नीतीश कुमार चाहते थे कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस वक्त बीजेपी ही तैयार नहीं हुई और वो बीजेपी ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो जदयू में उत्तराधिकारी का संकट था, वो एक गैप था जिसका खामियाजा ही भुगता है जदयू, और निशांत कुमार उसी गैप को भरने आए हैं। जी सर, एक और सवाल इस वक्त उठ रहा है क्योंकि महागठबंधन के ही विधायक हैं आईपी गुप्ता, उन्होंने अचानक जेडीयू नेता ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहकर जो है सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने समाजवादी नेतृत्व की बात की और कहा कि जिसमें ये कहा कि क्या सिर्फ व्यक्तिगत राय, उनकी ये व्यक्तिगत राय है ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात। उसके पहले भी हमने देखा कि 2-3 दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी की सहरसा में बड़ाई की थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या आईपी गुप्ता पाला बदल सकते हैं? देखिए, आईपी गुप्ता के साथ उनकी जो राजनीति है उससे जुड़ा हुआ दो बिंदु है। एक तो ये है कि जब वो उनकी जीत हुई, जब नई सरकार बनी थी, उसके बाद से ही वो पहले जदयू की तारीफ करना शुरू कर दिए थे। ये जो जब तय हुआ नई सरकार बनी, उनको ये बात हर किसी को समझ में आ गई कि जो महागठबंधन है वो सत्ता से कोसों दूर है। तो उसके तुरंत बाद उन्होंने कभी जदयू की तारीफ की, अब वो बीजेपी की भी तारीफ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक उन्होंने और बात कही, ऐसी भी उनके बारे में चर्चाएं हैं कि महागठबंधन का जो राज्यसभा का उम्मीदवार एडी सिंह थे, वो एडी सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाने के लिए भी आरजेडी के अंदर आईपी गुप्ता ने कहा था कि उनको दोबारा उम्मीदवार बना दिया जाए। और फिर आईपी गुप्ता ने अभी कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था ललन सिंह को लेकर के कि क्या बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ललन सिंह मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। तो ये दो पहलू है। एक तो ये कि वो कभी जदयू कभी बीजेपी की तारीफ करते हैं, यानी उनको ये पता है कि महागठबंधन फिलहाल अभी सत्ता से कोसों दूर है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो जदयू के दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, लेकिन वो किस दरवाजे से जाएं, जदयू की ओर से जाएंगे या बीजेपी की ओर से जाएंगे, कैसे जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो सवर्ण नेताओं की बात कर
बिहार में अगड़ी और पिछड़ी की जो राजनीति है, इसको एक नई हवा देना चाहते हैं। जैसे इस वक्त बीजेपी जो है वो सवर्णों के मुद्दे पे घिरी भी हुई है, और नीतीश कुमार के बाद बीजेपी जो मुख्यमंत्री बनाने वाली है, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो पिछड़ी जाति के ही होंगे, अति पिछड़ी जाति के ही होंगे। तो कम से कम बीजेपी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाएगी, इस तरह की कयासबाजी मीडिया में नहीं है, और जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस तरह की बातें नहीं सोचते हैं। ऐसे में आईपी गुप्ता का ये बयान अगड़ी बनाम पिछड़ी की राजनीति को एक नई हवा देने वाली है, ताकि पब्लिक डोमेन में एक डिस्कोर्स चल जाए कि देखिए इस बार जब बीजेपी के हाथ में अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो वो सवर्ण को मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ललन सिंह का समर्थन कर रहे हैं या वो ललन सिंह के हितैषी बन गए हैं, उनके समर्थक बन गए हैं, बल्कि एक तो वो जदयू के जो दरवाजे हैं वो नॉक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को घेर रहे हैं अगड़ी बनाम पिछड़ी की राजनीति में। इससे केवल नहीं, बीजेपी को घेरने पे जदयू को भी लाभ होगा, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की जातिगत आधार को लक्ष्य करके ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी भी अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है। ऐसे में अगर ये भी एक नैरेटिव चल जाए कि बीजेपी देखिए सवर्ण को मुख्यमंत्री नहीं बनाई है, तो इससे जदयू को भी एक लाभ होगा, विपक्ष को भी एक लाभ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जदयू में आना चाहते हैं और उसी की एक तरीके से वो अपने तरीके से वो एक तैयारी कर रहे हैं। ललन सिंह का नाम देकर के वो बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। अब ये इतना तो तय है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, वो किसी के आरोप प्रत्यारोप से या किसी नेताओं के द्वारा संचालित किए गए डिस्कोर्स के जरिए तो नहीं बनाएगी। वो खुद ही अपनी जातिगत समीकरण को नाप तोल के बनाती है। लेकिन आईपी गुप्ता का अपना एक प्रयास है और आईपी गुप्ता का महागठबंधन में मन नहीं लग रहा है। उनके साथ एक सबसे बड़ी बात है कि अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं, यानी बहुत सारे विधायक होने पे दल बदल जो कानून लगता है, इस तरीके का जो भी झंझट है, जो भी आशंका रहती है, इससे वो बिल्कुल मुक्त हैं। अपनी पार्टी के नेता हैं, सर्वोच्च नेता भी हैं, इकलौते विधायक हैं। तो कहाँ है, कहाँ आना जाना है, ये अपने मन से आ जा सकते हैं। उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई वैधानिक कानूनी अड़चन भी रास्ते में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो एनडीए, खासकर वो जदयू में चाहते हैं कि चले जाएं, क्योंकि अब बीजेपी में वो नहीं जा सकते हैं। बीजेपी में जो मूल रूप से जो अति पिछड़ी जातियां हैं, वो जदयू का जनाधार है। अगर वो वहां जाते हैं तो उनका जो आधार वोट बैंक आईपी गुप्ता का है वो और मजबूत होगा। बीजेपी में जाने के बाद थोड़ा उनको और संघर्ष करना पड़ सकता है, इसलिए वो जदयू चाहते भी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनके इस तरीके की अटकलबाजी जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में लगाई है, इससे जदयू क्या प्रभावित हो पाएगी। क्या ललन सिंह जो इस वक्त जदयू के प्रभावशाली नेता हैं और प्रायः सभी बड़े मामलों में उनकी राय अहमियत रखती है, तो क्या उनको रिझाने का जो प्रयास आईपी गुप्ता का है सफल हो पाएंगे? क्योंकि ललन सिंह भी बहुत समझदार, बहुत ही गाह राजनेता है। ऐसा नहीं है कि एक दो वाक्यों में अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो उनके लिए वो दरवाजा खोल दे। तो सबसे बड़ी बात है कि वो कितने उपयोगी हो सकते हैं जदयू के लिए, इस पे भी निर्भर हो सकता है। तो ये आने वाले समय में तय होगा। और आईपी गुप्ता, मुझे लगता है कि आईपी गुप्ता का जो मन है, राजनीतिक तौर पे जो मन है, दिलो दिमाग है, वो महागठबंधन के पास इस वक्त नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से आज अनंत सिंह की रिहाई है, समर्थकों के बीच उत्साह है, उसके अलावा बिहार है, बयानबाजी चल रही है, बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है। हम जो भी अपडेट होगा हम आप तक लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपका इन तीनों विषयों पे जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।